हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस से बनती है एनर्जी। तो देखिए, अब हमें काम करना है। डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हमें करनी होती हैं। अगर हमारे पास एनर्जी होगी तभी तो हम उन एक्टिविटीज़ को करेंगे। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली हम उस काम को, किसी भी काम को कह लीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो अगर काम करना है, वी नीड एनर्जी। तो देखिए, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? रेस्पिरेशन इज जस्ट अ प्रोसेस जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। कैसे प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी? जब हम खाना खाते हैं और उस खाने से जो ग्लूकोज है उसे फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उस प्रोसेस में बनती है एनर्जी अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आज हम इसी प्रोसेस को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम खाना खाते हैं, खाना कैसे हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है और कैसे वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्योंकि बच्चे जो हैं आमतौर पे इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि शायद से रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही चीज़ है, बट नो, रेस्पिरेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है एंड ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्पॉट करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो देखिए, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये हमारी बॉडी में क्या करती है? इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन की वजह से। जबकि जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, ऐसी फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जब हम इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन किस तरह से फूड का ब्रेक डाउन करती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, वो होती है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप कह लीजिए क्या है? ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन में किस चीज की जरूरत है? वी नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जब हम ब्रीथिंग करेंगे, जब हम इनहेल करेंगे। इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन। सो बेसिकली जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। और सिंपली वी कैन से कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं। ब्रीदिंग के दौरान जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वही ऑक्सीजन हेल्प करती है इन द ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट? ब्रेक डाउन ऑफ फूड वी ईट इनटू व्हाट? इनटू एनर्जी। और ये जो एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, उसे हम यूज करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट करवाने में। व्हाट एल्स? कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक रैपिड मैकेनिज्म है, रैपिडली होती है। वी जस्ट इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ रैपिड मैकेनिज्म, बट रेस्पिरेशन इज रादर अ स्लो प्रोसेस। तो ये डिफरेंसेस हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिए रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में, और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि शायद से ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन एक ही प्रोसेस है। नो, रेस्पिरेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि ब्रीदिंग उसी का फर्स्ट कह लीजिए स्टेप है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सो देखिए, हम क्या कह सकते हैं? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, which means that food से क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6. it is a 6 carbon compound.
राइट, 6 कार्बन कंपाउंड है ये, और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाएगा टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दिस इज द बेसिक, यू कैन से द केमिकल रिएक्शन और द इक्वेशन वी राइट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही बेसिक है समझने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है. सो रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन है. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड. कैसा ब्रेकडाउन? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक किया जाता है टू रिलीज एनर्जी. एनर्जी रिलीज करने के लिए, और ये जो एनर्जी है ये रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. रिलीज होती है ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. एटीपी क्या है हमारे पास? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये हमारे पास एटीपी, और यहाँ पे हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन की इस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में? अबाउट 38 एटीपी. 38 एटीपी एनर्जी रिलीज रहती है इन द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड. तो देखिए रेस्पिरेशन में हम कह रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और जब भी हम बात करते हैं डाइजेशन की, डाइजेशन में भी हम क्या कहते हैं? द फूड इज ब्रोकन डाउन. फूड ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है. अब यहाँ भी हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन में भी फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है. तो क्या रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन सेम प्रोसेस है? अगेन यहाँ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन में भी कंफ्यूज नहीं होना. यस, हम खाना खाते हैं, राइट, वी ईट फूड. फूड जो है उस टाइम पे सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल कह लीजिए सिंपल फॉर्म में उसका ब्रेकडाउन होता है. जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड अल्टीमेटली एब्जॉर्ब कहाँ होता है? हमारे ब्लड में. वी ईट फूड, उसका ब्रेकडाउन होता है, और वो जो सिंपल हमारे पास है, देखिए कॉम्प्लेक्स रहता है फूड की जो है, फूड कॉम्प्लेक्स है. जब वो सिंपलेस्ट स्टेट में आ जाता है, उसके बाद हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब करता है. ब्लड के एब्जॉर्ब करने पे, ब्लड जब फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है उस टाइम पे कैरी आउट होती है रेस्पिरेशन. फिर फर्दर उस सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास ग्लूकोज जब मिल जाता है, इस ग्लूकोज की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए. सो ये है कि जब हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है. जब उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उस टाइम पे जो ब्रेकडाउन है उसे हम कहते हैं डाइजेशन. डाइजेशन होने पे जो फूड है उसे हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ब्लड उसे एब्जॉर्ब करता है, ब्लड देखिए अब ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का. ब्लड हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट. ब्लड हमारे हाथों तक भी आ रहा है, लेग्स तक आ रहा है, ब्रेन तक जा रहा है. ब्लड जो है हर जगह में फ्लो कर रहा है. तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है. ब्लड तो सब जगह जा रहा है, राइट. ब्लड की वजह से अब देखिए जब ब्लड ने उस सिंपलेस्ट फॉर्म में खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, अब जब फूड से जब आता है ग्लूकोज फिर फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है, क्या बनता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. कितनी एनर्जी बनती है? 38 एटीपी. 38 एटीपी जो है एनर्जी रिलीज होती है, और यही जब एनर्जी बनती है, इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करवाने के लिए. सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन. बहुत ही बेसिक है अभी ये कि हम रेस्पिरेशन किसे कहते हैं. नेक्स्ट अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड रेस्पिरेशन कोशेंट. तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, व्हाट रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन. तो रॉ मटेरियल यहाँ क्या रहता है रेस्पिरेशन के लिए? ग्लूकोज रहता है यहाँ पे रॉ मटेरियल. हमेशा याद रखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, वी हैव ग्लूकोज. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होता है. सो क्या है ये ग्लूकोज? आया कहाँ से? ग्लूकोज वेयर इट हैज केम फ्रॉम फूड. इट हैज केम फ्रॉम फूड. अब ग्लूकोज का फर्दर क्या होगा? ब्रेकडाउन
और ब्रेक डाउन होने पे क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हमने दोबारा से रिकॉल कर ली यहाँ पे रेस्पिरेशन कि फूड से क्या आएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो रिलीज होगी एनर्जी। उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, टू कैरी आउट आवर डेली एक्टिविटीज़, राइट। ब्रेक डाउन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। यस, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन कोशेंट। रेस्पिरेशन कोशेंट बेसिकली रेशो है। क्या रेशो है यहाँ पे कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रोड्यूस की और किसमें कि कितनी ऑक्सीजन हमने कंज्यूम की। सो इट इज अ रेशो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है डिवाइडेड बाय कितनी ऑक्सीजन हमने वहां पे कंज्यूम की है, इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कोशेंट। इट इज द वॉल्यूम टू इट इज द रेशियो of the volume of CO2 produced to the volume of oxygen consumed over a period of time। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन कोशेंट। तो बस इसे याद रखिए कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रोड्यूस की और हमने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की थी। तो ये दोनों की जो रेशियो है इट गिव्स अस द RQ वैल्यू। RQ मीन्स रेस्पिरेशन कोशेंट। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यस, अभी आप सोचेंगे कि क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। यस, डेफिनेटली दे डू। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं उसी तरह से रेस्पिरेशन की ज़रूरत प्लांट्स को भी पड़ती है। तो देखिए क्या रहता है, डे टाइम में सनलाइट है, डेफिनेटली सनलाइट होने के कारण जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। मींस वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड जब उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है देन दे रिलीज ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट। तो डे टाइम में जो मेजरली वो हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। लेकिन रात के दौरान अब सनलाइट तो नहीं है, रात में सनलाइट नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। यस, जो प्लांट्स हैं उन्हें हमारी तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है गैसियस एक्सचेंज की। उन्हें ज़्यादा रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ज़रूरत है। तो क्या रहता है, रात के समय में वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं एंड इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि सिर्फ ये एनिमल्स या ह्यूमंस का केस नहीं है, यहाँ जहाँ पे ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें दैट प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन। उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और जब वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस में उस टाइम पे ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, बट येस दे डू हैव स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स जिनकी हेल्प से जो गैसियस एक्सचेंज है वो रहता है। मींस अगर उन्हें एक्सचेंज करनी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दे टेक द हेल्प फ्रॉम स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। आफ्टर दैट देखिए दो केसेस हैं, वन ड्यूरिंग डे एंड द अदर वन वी हैव ड्यूरिंग नाइट। तो दिन के दौरान क्या रहता है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन होती है। मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रहता है मेजर प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के कारण ड्यूरिंग डे। लेकिन रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि सनलाइट ही नहीं है। और हमें पता है जब हमने फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो अब रात के समय में जब सनलाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसी, तो नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट। तो इस टाइम पे क्या होता है कि एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन होती है प्लांट्स की बॉडी में एंड
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। तो देखिए रात के समय में क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमें रात के समय में जंगलों में नहीं जाना चाहिए, फॉरेस्ट में जाना हमें अवॉइड करना चाहिए, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जब वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, कह लीजिए फॉरेस्ट है, तो क्या होगा रात के समय में, क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दे विल एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है कम होने की वजह से रात के समय में क्या हो सकती है? सफोकेशन होगी। अगर हम लोग ज़्यादा बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे या फिर ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं, तो वहाँ सफोकेशन हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में फॉरेस्ट या फिर ऐसे रीजन में जाना अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं। और कारण बस यही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन की कमी आती है और इट में लीड टू सफोकेशन हो सकती है। तो ये यहाँ पे पॉइंट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दैट व्हाई वी शुड अवॉइड गोइंग टू डेंस फॉरेस्ट ड्यूरिंग नाइट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि क्या असली रीज़न क्या है हमें कि नहीं जाना चाहिए फॉरेस्ट में रात के समय में। तो अभी हम डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे फिर वो प्लांट्स हैं चाहे फिर वो एनिमल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ही हैं, ग्रीन प्लांट्स, जिनके पास क्या रहती है? क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के पास क्योंकि क्लोरोफिल है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है तो इसलिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, डेफिनेटली नॉट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, जबकि रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। आफ्टर दैट जो फोटोसिंथेसिस है सिर्फ और सिर्फ दिन के दौरान हो सकती है, ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, क्योंकि इसके लिए ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की। बट जो रेस्पिरेशन है ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है सभी में, चाहे प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो थ्रू आउट लाइफ चलती है रेस्पिरेशन। सो वी कैन से कि जो रेस्पिरेशन है सिर्फ डे टाइम के लिए ही बाउंड नहीं है। अब देखिए हमारे में रेस्पिरेशन होगी, डे टाइम में भी होगी, रात के टाइम में भी होगी। सो इट इज़ नॉट बाउंड टू द डे टाइम ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इनके रिएक्शंस देखिए। अभी रेस्पिरेशन में फूड एंड ऑक्सीजन यूज अप हो रहे हैं, फूड एंड ऑक्सीजन आर बीइंग यूज्ड अप, और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। जबकि फोटोसिंथेसिस इसका ऑपोजिट चलेगा, यहाँ पे यूज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखिए रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए एक डिफरेंस तो यहीं से आ गया। आफ्टर दैट देखिए रेस्पिरेशन में फूड एंड ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन में जो हमें मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो है एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे यूज हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए रिवर्स हैं ये एक दूसरे के। C6H12O6 प्लस O2 ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे है रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में यही एग्जैक्टली चीज हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है। और रेस्पिरेशन में हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं CO2 एंड H2O, जबकि CO2 एंड H2O यहाँ हमारे पास फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट साइड पे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिवर्स प्रोसेसेस हैं एक तरह से। बट यस ये चीज़ याद रखें कि जो फोटोसिंथेसिस वो ग्रीन प्लांट्स में ही होगी, हम ह्यूमंस में नहीं हो सकती, ना एनिमल्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करते हैं क्योंकि हमें क्लोरोफिल नहीं है। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस। तो डिफरेंस में आप ये लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन के
दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एंड देन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड एंड ऑक्सीजन आर बीइंग यूज्ड अप, जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। देखिए, अब हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझते हैं दैट व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। तो देखिए, वैसे तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, लेकिन सिर्फ उसे अपने माइंड में सेट करने के लिए कि क्या होता है रेस्पिरेशन में बेसिकली, तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर उसका तैयार किया है आपके लिए। तो देखिए, रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होगा, हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तब वो कहाँ पहुंच जाएगी, हमारे लंग्स में। जस्ट ब्रीथ, वी इनहेल ऑक्सीजन और वो जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स में भर जाती है। फिर आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, इसके बाद सेकंड स्टेप होता है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड इन द सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में जो लंग्स हैं वो ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। मतलब देखिए, हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन पहुंच गई लंग्स तक, लंग्स फिर उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाएंगे, ब्लड तक, और ब्लड रिटर्न में लंग्स को क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गिव एंड टेक रिलेशन है, गिव एंड टेक रिलेशन इज देयर कि हाँ भाई लंग्स, तूने मुझे ऑक्सीजन दी तो मैं रिटर्न में तुझे कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। थर्ड स्टेप है, अब अगेन गैसेस का एक्सचेंज होगा, लेकिन ब्लड एंड ऑर्गन्स में। तो ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ऑर्गन्स को, और जो ऑर्गन्स हैं वो रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचा देंगे, ब्लड तक। Then if we talk about organs, organs में हम किस चीज़ की बात करते हैं, organs बने हैं टिश्यूज के, टिश्यूज बने हैं सेल्स के, और सेल में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस है सेल का, तो मतलब एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होता चला आ रहा है लंग्स तक, और यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम एक्सेल आउट करते हैं। तो ये है बहुत ही बेसिक सी प्रोसेस है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन गई लंग्स तक, लंग्स से जाएगी ब्लड तक, ब्लड रिटर्न में लंग्स को क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाएगा, और ऑर्गन्स ब्लड को रिटर्न में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गन से हमारा मतलब है टिश्यूज, टिश्यूज बने हैं सेल्स के, सेल्स में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बाय प्रोडक्ट याद रखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सेल आउट करते हैं। तो ये है सिंपल टर्म्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे चैप्टर में। तो देखिए क्या रहता है इस टॉपिक में, हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि जो ग्लूकोज है वो किस तरह से ब्रेक होता है और एनर्जी किस तरह से मिलती है। तो देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज बेसिकली अ 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म गेट ब्रोकन इनटू पायरूवेट। तो देखिए ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किस में ब्रेक हो जाएगा, पायरूवेट में। पायरूवेट क्या है, अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो देखिए 6 कार्बन वाला हमारे पास ग्लूकोज था, साइटोप्लाज्म में उसका ब्रेकडाउन हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया, पायरूवेट में। पायरूवेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। ऑब्वियसली 6 कार्बन्स थे, उन्हें ब्रेक कर दिया, तो 3 कार्बन के हमारे पास 2 कंपाउंड्स बन जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है तो वो 2 मोल्स ऑफ पायरूवेट में ब्रेक हो जाएगा।
सो हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये है फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में, राइट। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल सिंपल रहती हैं कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा पायरूवेट में। आफ्टर दैट कंडीशंस चेंज होती हैं। सो व्हाट हैपन्स कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में किस तरह से रहता है। हमारी बॉडी में जनरली व्हेन वी ब्रीथ ऑक्सीजन बहुत ही मतलब कि अच्छे अमाउंट में मिलती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। तो देखिए 3 कार्बन वाला कंपाउंड है पायरूवेट और बन क्या गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? ओनली 1। सो व्हाट वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 1 कार्बन कंपाउंड, 1 कार्बन का कंपाउंड है। तो देखिए 6 कार्बन थे, साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन हो गए। तो जब प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो तो 1 कार्बन कंपाउंड है। मींस कि यहाँ पे ग्लूकोज देखिए अच्छे से पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो गया। देयर इज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आफ्टर दैट जब हम वर्कआउट करते हैं, when we work out, एक्सरसाइज करने पे क्या रहता है कि बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी आनी शुरू हो जाती है। क्या रहता है? सेल्स में ऑक्सीजन कम हो जाती है। देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब सेल्स मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो उस टाइम पे आपको CO2 H2 एंड एनर्जी एज सच नहीं मिलेंगे। उस टाइम पे जो पायरूवेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। It will be converted into lactic acid। तो देखिए क्या चेंजेस आए कि अगर तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही है, there is a good supply of oxygen, you will get CO2 H2 and energy will be released। लेकिन if there is lack of oxygen, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं बनेंगे। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो देखिए ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड is a 3 carbon compound। देखिए लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरूवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। मींस कि अभी इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि जो पायरूवेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किसी और वे में अरेंज है। पायरूवेट देन अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसमें भी 3 कार्बन रहेंगे, इसमें भी 3 कार्बन रहेंगे। तो लैक्टिक एसिड के साथ साथ यहाँ मिलने वाली है एनर्जी। यू विल गेट एनर्जी ओनली, राइट। और लैक्टिक एसिड के अलावा और कोई भी बाय प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिलेगा, सिर्फ एनर्जी बनेगी। अब देखिए जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड जब मसल्स में स्टोर हो जाता है देन इट कॉजेज क्रैम्प्स। आप जानते हैं कि जब भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज करने के 3-4 दिन बाद मसल्स में क्रैम्प रहते हैं, पेन फील होती है। पेन फील होने का कारण क्या है? ये लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बॉडी में स्टोर हो जाता है, 3 से 4 दिन के लिए ये स्टोर्ड रहता है। तो हमें पता है कि दर्द भी है जो मसल्स में 3-4 दिन तक रहती है। पहले या दूसरे दिन थोड़ी इंटेंस रहती है पेन, उसके बाद ये धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है उसकी स्टे बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती। तो अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के दौरान कि ऐसा क्या होता है कि दैट आफ्टर वी आर जस्ट फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद मसल्स में पेन या फिर कह लीजिए क्रैम्प्स क्यों फील होते हैं, तब आप बताएंगे कि जब मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, जो पायरूवेट है, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जब बॉडी में स्टोर होता है, इसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से याद रखें। इसके बाद अगर हम बात करें यीस्ट की, तो देखिए यीस्ट क्या है? यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई। अब देखिए यीस्ट के केस में जब भी रेस्पिरेशन होगी, जो पायरूवेट है उसका ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वी आर सेइंग देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट और उस टाइम पे रेस्पिरेशन होगी। तो उस टाइम पे ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। इथेनॉल बेसिकली एक 2 कार्बन कंपाउंड है। मींस पायरूवेट
इज हैविंग 3 कार्बन्स, 3 कार्बन्स है पायरुवेट में। जब इसका ब्रेकडाउन होगा इसमें से एक तो बनेगा 2 कार्बन वाला इथेनॉल और साथ में 1 कार्बन बच गया ना, यहाँ 1 कार्बन लेफ्ट है, तो 1 कार्बन जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही क्या रिलीज होगी, एनर्जी, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इनके ब्रेकडाउन को। ब्रेकडाउन को अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड, जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका ब्रेकडाउन हो रहा है सभी कार्बन सेपरेट हो जाते हैं एंड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक कार्बन में ब्रेक हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड खुद भी 3 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इस पायरुवेट का फर्दर मतलब कि सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसमें कोई भी कार्बन दूसरे कार्बन से सेपरेट नहीं होता। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इथेनॉल की, इथेनॉल के केस में क्या रहेगा कि जैसे पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड है, जब ब्रेक होगा ब्रेक होने पे एक तो 2 कार्बन वाली क्या बन जाएगी, इथेनॉल, और साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए 3 केसेस अब हमारे पास बने हैं। एक केस रेस्पिरेशन जब हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है रेस्पिरेशन, देखिए कंप्लीटली जो पायरुवेट है वो ब्रेक हो रहा है, सो वी कैन से देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। कंप्लीट ब्रेकडाउन है यहाँ पायरुवेट का और यू कैन से फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड है, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, बट येस इट इज गिविंग अस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनेगी विच इज अल्टीमेटली ए 2 कार्बन कंपाउंड, तो हम कह सकते हैं कि एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में देयर इज पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन है यहाँ पे। फर्दरमोर और हम क्या चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि रेस्पिरेशन 2 तरह से हो सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। की जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन की कमी या टोटल एब्सेंस में भी हो सकती है। तो अगर तो रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर यहाँ पे रेस्पिरेशन हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो देन सच रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे रेस्पिरेशन भी हमारे पास 2 तरह की आ गई है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। इसके बाद मैं आपको बता दी हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस टाइम पे हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है दिस इज अबाउट 38 ATP। लेकिन अगर हम बात करें कि जब रेस्पिरेशन हो रही है इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस टाइम पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, दैट इज अबाउट 2 ATP ओनली। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है। एंड देन आफ्टर दैट कि जब हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अबाउट 38 ATP। अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहते जो बेकर्स हैं, बेकर्स जब भी बेक करते हैं ब्रेड या केक को वो उसमें यीस्ट क्यों ऐड करते हैं, व्हाई डू दे ऐड यीस्ट। अब देखिए यीस्ट है, यीस्ट की रेस्पिरेशन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस फर्दर कैरी आउट नहीं होगी, तो क्या होगा इथेनॉल के बनने के साथ साथ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब बेकर्स जो वहां पे वो केक बना रहे हैं, बेकर्स जब बनाते हैं केक का डो मीन्स जब केक के लिए वो आटा गूंथते हैं तो उस आटे में क्या करते हैं वो ईस्ट मिला देते हैं। अब ईस्ट
कि क्या होगी, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट की रेस्पिरेशन होती है, तो उस टाइम पे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से जो केक है बहुत ही फ्लफी बनता है। देखते हैं ना कि केक कितना स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट रहता है, फ्लफी होता है। उसके फ्लफी होने का कारण क्या है कि उसमें यीस्ट ऐड की गई है, और उसकी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो CO2 बनती है, दैट CO2 हेल्प्स कि वो जो केक है, केक बहुत ही स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे इसलिए ईस्ट ऐड की जाती है, और जब ये ईस्ट होती है, मतलब कि ईस्ट की जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। दिस इज कॉल्ड एज fermentation. So fermentation is basically the anaerobic respiration by yeast in which ethanol, carbon dioxide and 2-ATP is produced. 2-ATP is basically the energy we get during fermentation process. बेकर्स के यूज करने का कारण बस यही है कि इसमें CO2 प्रोड्यूस होती है, और जो CO2 है, CO2 के कारण केक बहुत ही स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। एक तो ये लैक्टिक एसिड पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट दैट की लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। तो क्वेश्चन सीधा यही रहता है कि एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी में क्रैम्प्स क्यों फील होते हैं। तो उस टाइम पे अब ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि जो पायरोवेट है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक करके प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। इसकी स्टोरेज की वजह से बॉडी में जब ये स्टोरेज होती है उस टाइम पे क्रैम्प्स फील होते हैं। आफ्टर दैट फर्मेंटेशन क्या है, ये क्वेश्चन हो जाता है। या फिर जो बेकर्स हैं, बेकर्स यीस्ट क्यों यूज करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग देयर केक और द ब्रेड डो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसी तरह से हम यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस भी स्पॉट कर सकते हैं बिटवीन एनाएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिए, अगर हम डिफरेंसेस की ही बात करें कि एनाएरोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस आपको और दिखाई देगा। देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट। यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल है कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। लेकिन जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उसके बाद जो CO2, H2 एंड 38 ATP हमें मिलता है, ये हमें कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो रिएक्शन है, ये किसका रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। मींस एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो सीधा क्या लीजिए कि यहाँ साइटोप्लाज्म के बाद सीधे रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों इन्वॉल्व हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व है साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एज क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंट पाथवेज बताइए कि जिसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, या फिर आपको 1 by 1 कोई केस आ सकता है कि आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बताइए इन द केस ऑफ ईस्ट और इन द केस ऑफ मसल सेल और द माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर दैट आपको वो मसल क्रैम्प्स एंड बेकर्स क्यों ईस्ट यूज करते हैं, ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आफ्टर दैट एनर्जी कितनी बनती है, कि जब हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, या फिर एनाएरोबिक के केस में कितनी एनर्जी आ रही है, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली जो पूरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही आसानी से याद रहने वाला है। बट येस, प्रैक्टिस इज द की, तो प्रैक्टिस जरूर करिए इस पूरे टेबल की। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली रेस्पिरेशन की ये 2 टाइप्स रहती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके डिफरेंसेस। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जो कि हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अगर रेस्पिरेशन हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। देन
एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का ब्रेकडाउन है वो पार्शियल रहता है, फूड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता। आफ्टर दैट जो एनर्जी फॉर्मेशन रहती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो मैक्सिमम है, दैट इज 38 एटीपी, जबकि एनाएरोबिक में जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम है, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी की जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में रहती है। आफ्टर दैट एरोबिक रेस्पिरेशन के अगर हम एंड प्रोडक्ट्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एंड प्रोडक्ट्स, तो एंड प्रोडक्ट्स में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि एनाएरोबिक में CO2, इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा। आफ्टर दैट जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, मतलब साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व रहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म। वन मोर थिंग टू नोट हियर दैट एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिपोर्टेड इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक cells. After that, if we say anaerobic respiration दिखेगी microorganisms such as yeast or bacteria and muscle cells. muscle cells में भी हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है कि जो रेस्पिरेशन है किन ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सो हियर आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा अपने माइंड में ज़रूर रखें। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेशन के और भी बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।